नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी बेहद खास पेशकश कमाई के शोले में। जी हाँ, आप ताज्जुब कर रहे होंगे कि आखिर शोले का जिक्र आज शेयर मार्केट में क्यों। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हिंदी सिनेमा की इस महान क्लासिक ने 50 साल पूरे किए हैं और आपकी पसंदीदा चैनल ईटी नाउ स्वदेश ने इसी को मनी मार्केट से एक दिलचस्प कनेक्शन जोड़ते हुए आपके लिए बहुत ही खास शो हम लेकर आए हैं। दरअसल शोले की अगर हम बात करें तो ये फिल्म न सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्म रही बल्कि हर उम्र हर दर्शक वर्ग में एक खास जगह भी इसने छोड़ी। कहानी हो, किरदार हो या फिर इसके असरदार डायलॉग, साल बदला, बहुत सारे डिकेड बदलते गए और इन 50 सालों में इसका असर कहीं से कम नहीं हुआ। आज हम शोले की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 50 सालों का जश्न आज देश नहीं बल्कि विदेश में मनाया जाने वाला है। 27 जून को इटली में एक भव्य प्रीमियर होने वाला है और ये प्रीमियर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर शोले के इन 50 सालों के जश्न में अनकट और जो डिलीटेड सीन्स थे उन सभी को जोड़कर एक बहुत ही रीमास्टर्ड वर्जन दर्शकों के सामने होगा। लेकिन आज के शो में हम बात करेंगे कि आखिर शोले के जो दमदार डायलॉग्स रहे हैं इनका शेयर मार्केट से क्या कनेक्शन है और इस आधार पर आपको कराएंगे कमाई की तैयारी। जी हाँ, और इसीलिए इसका नाम है कमाई के शोले। और हमारे साथ आज की चर्चा में खास तौर पर जुड़ चुके हैं दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट विवेक कारवा। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशल शो में अपना समय देने के लिए। और जो लोग विवेक को एक मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर ज़्यादा जानते हैं उनकी जानकारी में थोड़ा सा मैं इजाफा कर देता हूं। देखिए, विवेक जो हैं वो जितना शेयर मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं उतना ही दखल उनका सिनेमा में भी है। और अगर मैं इस दखल की बात करता हूं तो ये दखल सिर्फ किसी जानकारी या रेगुलर सिने व्यूअर तक नहीं सीमित है बल्कि विवेक जो हैं वो बाकायदा एक्टिंग में दिलचस्पी लेते हैं और दक्षिण भारत के दिग्गज सुपरस्टार जिनमें धनुष का नाम भी शामिल है उनके साथ भी एक्टिंग कर चुके हैं। विवेक जी, मैं शायद तारीफ में आपके कम पाऊंगा और यही वजह है कि आज के शो में आपको रखने का एक विशेष मकसद भी था। तस्वीरों के जरिए ज़्यादा दर्शक और अंदाज़ा लगा पाएंगे। लेकिन आज बात शोले की 50 सालों का जश्न। हमें बताइए, सबसे पहले इस फिल्म से आपका रिश्ता कब बना, क्या कुछ यादें हैं आपकी? गुड आफ्टरनून। पहले तो जो आप स्क्रीन पे फोटो दिखा रहे हो पीछे देखिए शूटिंग वाली लाइट्स लगी हुई, तो पुलिस कमिश्नर बना था मैं उसमें उस पिक्चर में। अब शोले तो ऐसे देखिए, मैं अगर शोले को बॉलीवुड का यूनिकॉर्न भी अगर बोलूं, ऑफ कोर्स यूनिकॉर्न पैसे को लेके होता है, लेकिन अदर अदर सेंस में अगर मैं बोलूं तो ये बॉलीवुड का यूनिकॉर्न और इसे बीट करना आज तक पिछले मतलब 50 साल में कोई पिक्चर ऐसी बनी नहीं है। ज्यादातर ऐसे होती है कि आपको बहुत ही बढ़िया अगर पिक्चर लग जाए फिर भी आप एक बार देख लो, 2-3 बार देख लो, 5 बार देख लो, लेकिन शोले आज के दिन भी ऐसा है कि आप अगर चला लो तो उसमें से आप मतलब बोर नहीं होगे और पूरी पिक्चर आप वापस देख के ही खत्म करके ही उठोगे। तो अब रिश्ता कब बना, देखिए ये तो याद नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर याद है कि स्कूल में भी देखी थी, कॉलेज में भी देखी थी और जब जब टीवी में आई थी तब तब देखी थी। मतलब अगर अगर मेरी उम्र समझ लीजिए आज 45-46 साल है, तो हो सकता है कि शोले के साथ एटलीस्ट समझ लीजिए कि 40 या 38 साल का तो रिश्ता है ही है। तो इतना मतलब महान मूवी है ये। और जो सुपरस्टार्स है इसमें वो भी आज के दिन भी एवरग्रीन है। मतलब न कोई अमिताभ बच्चन इसके पहले बना है, एक ही अमिताभ बच्चन है और लगता भी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा कोई अमिताभ बच्चन वापस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जरा यही बोलूंगा कि हम बस इस मतलब इम्पॉसिबल है किसी को ऐसा एक एस्पिरेशन वापस अगर क्लिक होए इंडस्ट्री में, मुझे नहीं बिल्कुल लगता, सही कहा बहुत आपने। मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल, न भूतो न भविष्यति। जी हाँ, फिल्म हो, किरदार हो, कलाकार हो, शायद वैसा असर दोबारा कायम करना मुश्किल है। लेकिन दोबारा चूंकि री रिलीज होने वाली है, भारत में भी 15 अगस्त को दोबारा रिलीज होने वाली है, तो बड़ा ही अलग तरह का माहौल होगा। चलिए अब जरा अपने शो पर लौटते हैं और
विवेक जी, हमने क्या किया है कि जो शोले के दमदार डायलॉग्स हैं जो सबकी जुबान पे हैं, उनका शेयरों से कनेक्शन ढूंढा है और हम आपसे राय जानना चाहेंगे कि आखिर इन डायलॉग के दम पे आपको क्या लगता है कि क्या कौन से स्टॉक हैं जो तालमेल खाते हैं और कहां पर रणनीति बनाई जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो डायलॉग आता है वो बसंती का आता है, जहां पर वीरू बसंती से कहता है कि बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ट्रेडर्स क्या बोले हैं, ट्रेडर्स क्या बोल रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। जो ये कनेक्शन है वो क्यों दिलचस्प होता जाता है। ट्रेडर्स जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन शेयरों के पीछे मत भागना। जी हां, ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि इन शेयरों के पीछे मत भागना। बसंती यानी कि जो भी लोग कई सारे शेयरों के पीछे लगे रहते हैं, अब उन्हें विवेक क्या सलाह देंगे वो जरा हम समझेंगे। विवेक का बताइए, इन शेयरों के पीछे बसंती को क्या राय देंगे, किन शेयरों के पीछे मत भागें बसंती। तो देखिए, मैं ये वाली लाइन बोलना चाहूंगा कि उतार चढ़ाव भरे बाजार में एक ही चीज तुम्हें बचा सकती है, वो है फंडामेंटल। तो कोशिश करता हूं, उतार चढ़ाव भरे बाजार से तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है, फंडामेंटल। तो यही आंसर है। तो क्या बात आप है। आप जो भी लेते हो उसके फंडामेंटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाजार में देखिए दो चीजें होती है। एक तो जो ट्रेडर होता है, अब ट्रेडर, एज ए ट्रेडर मैं टेक्निकल एनालिसिस देख के अपना स्टॉप लॉसेस टारगेट्स लगा के बाई या सेल करूं, और नुकसान हो या प्रॉफिट में शॉर्ट टर्म में ही बाहर निकल जाऊं। लेकिन आप अगर देखते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको अगर बाजार से वेल्थ क्रिएशन करना है, और मैं इस खेमे में आता हूं जहां पे मैं वेल्थ क्रिएशन की बात ही करता हूं हमेशा। आपको अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो टेक्निकल चाहे कुछ भी बोले, लेकिन फंडामेंटल्स आपका उसको बैकिंग देना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए बोलता हूँ, कुछ समय पहले, मतलब 6-9 महीने पहले, साल भर पहले, जब रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स इतने लगातार चढ़ रहे थे, मैंने बार बार कॉशन किया था कि फंडामेंटली ये बहुत वैल्यूएशन हाई है इन स्टॉक्स का, और कभी भी इसमें करेक्शन, अब क्या वजह से करेक्शन आएगा ये नहीं मालूम, लेकिन करेक्शन एक ना एक दिन आएगा। तो काफी जो निवेशक है ऊपरी स्तरों में लेके आज के दिन, मतलब उसके बाद में करीबन उन्होंने 30-40% भी पोर्टफोलियो में माइनस देखा था। लेकिन अगर फंडामेंटल स्टॉक अच्छा है तो आपको आज के दिन ऑलमोस्ट रिकवरी भी होते हुए दिखा है। तो फंडामेंटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे बाजार ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहे हो, आप अगर फंडामेंटल्स अगर देखते हो तो मतलब हर मौके का फायदा आप उठा सकते हो, यही मैं मानता हूँ। तो फंडामेंटली बताइए कि आखिर कहां पर आपकी नजर है। देखिए, फंडामेंटली आप अगर सेक्टर्स की बात करो तो मुझे लगता है कि आज भी बैंकिंग आपको एकदम इस भाव में मिल रहा है जहां पे समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट प्री कोविड के भाव में मिल रहा है, पहला चीज। दूसरी चीज, आप अगर फार्मा ले लो तो फार्मा में अभी रैली चालू ही नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने साल भर में हो सकता है कि फार्मा, और जितना भी ट्रम्पनॉमिक्स वगैरह चल रहा था, ये टैरिफ का धमकियां चल रही थी, थोड़ा सा शांति हुई है उस स्पेस में। और मुझे लगता है कि फार्मा एक ऐसा स्पेस है जहां पे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो बैंकिंग है, फार्मा है, और तीसरा सेक्टर एक हद तक जहां पे आपको हो सकता है कि डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट नहीं लेकिन लो डबल डिजिट रिटर्न फिर भी मिल जाए, वो है आईटी। क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्पेस है जहां पे अभी तक मूवमेंट कुछ हुआ नहीं है, और आगे चल के मुझे लगता है कि जैसे जैसे यूएस भी थोड़ा बहुत संभलेगा, मुझे लगता है कि इंडियन आईटी कंपनीज भी आपको संभलते हुए दिखेगी। तो मेरे टॉप सेक्टर्स यही रहेंगे, एक तो है बैंकिंग, दूसरा है फार्मा, और तीसरा है आईटी। तो बैंकिंग, फार्मा और आईटी, ये फंडामेंटल जो डायलॉग हम कह रहे हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव में कोई एक चीज आपको बचा सकती है तो वो है फंडामेंटल। और इसका एक अहम डायलॉग याद आता है, गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है और वो है खुद गब्बर। तो इसको जोड़ते हुए हमने आपके सामने बता दिया कि आखिर किन सेक्टर पर नजरिया रखना है। विवेक, हम थोड़ी देर पहले बसंती वाले डायलॉग की बात कर रहे थे, तो भैया किस शेयर से बचना जरूरी है, किससे भागना जरूरी है? देखिए, ऐसे तो लिस्ट में आपको बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे जो जिससे आपको भागना जरूरी हो। लेकिन सीधी सी बात है, बाजार में एक
ही चीज कोई भी शेयर को बचा सकती है, वो अगर आपको ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर पॉजिटिव ईपीएस अगर कमा के कंपनी दिखा रही है तो। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज के दिन समझ लीजिए नेगेटिव ईपीएस आज के दिन भी कंपनी नुकसान कर रही है। देखिए आप एज ए बिजनेस ओनर जो भी कंपनी में निवेश करते हो आपको एज ए बिजनेस ओनर समझना होगा कि मैं उस बिजनेस को ओन करता हूँ, और अगर ये वाला बिजनेस अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं देके निकल रहा है, देखिए एक तो होता है कि मैं टोटली ओनर हूँ उसका, मालिक की मैं हूँ, मैं ही चला रहा हूँ उस कंपनी को और मैंने ही चालू की है, तब आपका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब टाटा ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, अंबानी अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, लेकिन एज ए शेयर होल्डर आप कभी भी बाहर निकल सकते हो। तो आप ओनर भी हो लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा पावर्स होता है कि अगर कंपनी बराबर नहीं कर रही है एज पर योर एक्सपेक्टेशन, आप कभी भी सेल बटन दबा के उस शेयर से उस कंपनी से बाहर निकल के बच सकते हो। तो उदाहरण के लिए कंपनी जहाँ पे आज भी नुकसान दिखा रही है और लोगों को बहुत सारा होप है, मतलब ये कहीं ना कहीं जाएगा, बहुत ज्यादा कमाएगा। एक तो ले लीजिए उदाहरण के लिए ओला इलेक्ट्रिक, और हाँ एज ए डिस्क्लोजर मैंने भी इसमें गलती की थी, मुझे भी लगा था कि एज ए कॉन्ट्रेरियन ये कभी ना कभी कमाएगा, लेकिन जिस हिसाब से सिचुएशन जा रहा है कंपनी नुकसान पे नुकसान दिखा रही है। एक और कंपनी ले लीजिए उदाहरण के लिए वोडाफोन आइडिया, ऐसे डिस्क्लोजर वोडाफोन आइडिया का मतलब कनेक्शन मेरे पास है लेकिन शेयर नहीं है, तो वहां पे कंपनी नुकसान पे ही नुकसान दिखा रही है, प्रॉफिट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ पे अगर कभी ना बिल्कुल। कभी प्रॉफिट होगा क्या ये भी पता नहीं चल रहा है। विवेक तो ऐसी विवेक कंपनीज आपको ओला पर आपकी क्या राय है? ओला पर तो टोटली अवॉइड है फिलहाल, क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रॉफिट दिख रहा है क्या आजू बाजू, नेवर, मतलब कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज है, आप हीरो ले लीजिए, बजाज ले लीजिए या फिर टीवीएस वगैरह, ये सारे के सारे कंपनीज इतना एक्सपेंशन कर चुके हैं ईवी में कि एक स्टैंड अलोन ईवी कंपनी के पास उतना इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता रहेगी क्या, ये मुझे डाउट है। तो आगे चल के ये हो सकता है कि कोई दिग्गज कंपनी ओला को टेक ओवर कर ले, ये पॉसिबिलिटी है, तब जाके शेयर में थोड़ी बहुत मतलब स्थिरता आएगी। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि अगर प्रॉफिट अगर नहीं कमाती है कंपनी और मार्केट शेयर वापस रीगेन नहीं करती है, तब तक आपको कोई होप नहीं होना चाहिए इस कंपनी से। चलिए चलिए, हमारे पास समय कम है, हम फटाफट से डायलॉग्स लेते हैं। और एक डायलॉग है, जानते हो सबसे बड़ा बोझ क्या है? और इस पर भी आपने किसी स्टॉक का नाम लिया है। विवेक बताइए, जानते हो सबसे बड़ा बोझ क्या है? क्योंकि फिल्म की दुनिया में तो डायलॉग था कि जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। तो ऐसा कोई शेयर है जो आपको लगता है कि बोझ बन रहा है? तो बोझ तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक सेकेंड, आप बोझ एक्चुअली सोचना पड़ता है आप अगर बोझ वाले शेयर्स की बात करते हो। देखिए कई बार बोझ ऐसी ही कंपनीज बनती है जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो, राइट। और मुझे लगता है कि आज के दिन भी आप अगर देखो तो एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे जो न्यूज फ्लो के बेसिस पे काफी बोझ लग रहा है पोर्टफोलियोज में, तो उस सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऑफ कोर्स इंडिगो पे मेरी पॉजिटिव राय रहेगी फिर भी। और उसके अलावा एक तो है एफएमसीजी सेक्टर, जहां पे मतलब मूवमेंट दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, काफी समय से एकदम एक ही रेंज के अंदर पूरा का पूरा सेक्टर पड़ा हुआ है एफएमसीजी, और मुझे लगता है कि आगे चल के भी इसमें रैली आए, ये दिख नहीं रहा है। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको रैली देखने को मिले, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बोझ ही बन के रखा है पोर्टफोलियो में, क्योंकि कई अपॉर्चुनिटी लॉस आपको होते हुए दिख रहा है। ठीक है, इन्हीं में से कुछ चुन के जो चीजें आपने भेजी, मुथूट फाइनेंस भी पे भी आपकी राय थी, जरा बताइए क्या लगता है आपको? देखिए डेफिनेटली ये भी एक मैं मिस कर गया था, एक बोझ वाला सेक्टर ही है। ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस आप अगर ले लो तो देखिए ज्यादातर स्टॉक्स आपको दिखेंगे कि नेगेटिव रिटर्न्स ही आपको दिखाया है। यहाँ पे दो तीन दिक्कतें हैं, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस है इनको एनपीए ज्यादा झेलना पड़ा था। रिसेंटली आरबीआई ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंजेस किए थे, उसके कारण एनपीए मोस्ट ऑफ द कंपनीज के बढ़े, इसके लिए ये सेक्टर आपको बढ़ते हुए नहीं दिखा। लेकिन मुथूट फाइनेंस आपका एक एक्सेप्शन है,
मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए। पर्टिकुलरली देखिए कंपनी क्या करती है, एक तो अगेंस्ट गोल्ड लोन्स देती है। गोल्ड, और जो गोल्ड में स्ट्रेंथ है, ये मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपको इसी स्ट्रेंथ, मतलब गोल्ड नीचे नहीं आता कभी भी, और आपको और ऊपर जाते हुए मुथूट फाइनेंस दिख सकता है। तो वैल्यूएशन वाइज जो पहले था उससे फेयर वैल्यूएशन में है आज भी ये, बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइसेस, क्योंकि गोल्ड बैकिंग के अनुसार ही ये लोन्स देते हैं। मुझे लगता है कि 7,000 सॉरी 2,750 से लेके 2,800 रेंज में ये आपको जाते हुए दिख सकता है मीडियम टर्म। तो ये है राय। और डायलॉग नंबर 3 की बात करते हैं, इसमें मुनाफा पक्का है, तो जरा बताइए खास तौर पे विवेक कि इसमें कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है। जैसे पिछली बार मुथूट पिक किया, इस वाले डायलॉग के साथ कौन सा स्टॉक जाता है? बहुत ही बहुत ही अच्छी कंपनी है, और शॉर्ट टर्म में इस कंपनी ने अच्छी खासी रैली दिखाई है। मतलब करीबन 600 से लेके ऑलमोस्ट आज 900 1000 के बीच में ये ट्रेड कर रही है। ये है सुब्रोस। कंपनी क्या करती है? कंपनी बेसिकली एयर कंडीशनिंग जो व्हीकल्स में लगते हैं उसके लिए बनाती है, और इसकी बैकिंग है चाइनीज कंपनी सुजुकी मोटर और डेंसो कॉर्पोरेशन से। अब सुब्रोस मैंने जैसे कहा 960 अभी चल रहा है। काफी तेजी वाली रैली दिखाई थी स्टॉक ने, और मुझे लगता है कि ये अभी भी आपको आगे चल के करीबन समझ लीजिए कि 1,050 से लेके 1,100 तक का टारगेट आपको कंपनी दिखा सकती है। क्यों? कारण है इसका। एक तो जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि जितनी भी भारत में ट्रक्स है उसके कैबिन्स में, जो ट्रक ड्राइवर्स का कैबिन होता है उसमें कंपलसरी एसी लग के ही आगे चल के व्हीकल्स आएगी। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट खुला है कंपनी के लिए, और मुझे लगता है कि 1100 तक स्टॉक जा सकता है। तो कमाई की पूरी पूरी आशंका है इसमें। समय कम है, डायलॉग्स बहुत हैं, तो हम चाहेंगे कि फटाफट से हम जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं। और अगला जो डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया, सबसे आइकॉनिक डायलॉग। तो हमें जरा बताइए कि मार्केट में जो डर गया समझो घर गया, जो ट्रेडर्स बोल रहे हैं, उसमें कौन सा स्टॉक है? डिफेंस का जिक्र कर रहे थे आप। डिफेंस का जिक्र कर रहा था, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपको इस स्पेस में चुनना चाहिए, और आगे भी चल के लग रहा है कि 5,600 5,700 के रेंज में स्टॉक दिखा सकता है। और जहां तक अभी करंट सिचुएशन की बात है, हर जगह युद्ध चल रहा है, और युद्ध में भी ऐसे ही होता है कि जो डर गया वो तो मर भी गया। खाली भाग भी गया नहीं है, घर पे नहीं गया तो वो तो मर भी जाता है। तो पोर्टफोलियोज में भी ऐसी यही सिचुएशन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस स्पेस भारत में खुला है बहुत अच्छी तरीके से, और मुझे लगता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन है, बहुत ज्यादा डिमांड इंडिया में आने वाली है। तो एचएल आपको डेफिनेटली ट्रैक करना चाहिए। एचएएल जो है वो यहां पर पसंदीदा स्टॉक का। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एफएमसीजी का जिक्र किया था आपने। तो एफएमसीजी में सन्नाटा इसके लिए है, वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए थे। इनफैक्ट आप कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह देखो तो 75-80 पी के आजू बाजू चल रहे थे। और आज भी ये जो सेक्टर है, ओवरऑल करेक्शन होने के बावजूद आप अगर निफ्टी जो एफएमसीजी इंडेक्स है आज भी देखो तो करीबन 40-45 रेंज में आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो वैल्यूएशन कंफर्ट अभी तक सेक्टर में आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ से आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि करेक्शन 50% तक हो गया है, और आगे चल के 6 महीने में अभी जब मानसून ऑलरेडी चालू हो चुका है, तो इसमें आपको वैल्यूएशन करेक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो अक्यूमुलेट कीजिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज ही जाके पूरा का पूरा पैसा डाल दो, लेकिन हाँ एफएमसीजी बहुत बहुत अहम रहा है, बहुत अहम रहा है। समय कम है, इसलिए विवेक फटाफट से हमें लेना होगा। ये मल्टी बैगर मुझे दे दे, मतलब ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर का जो ट्रेडर्स का बोल है वो है, ये मल्टी बैगर मुझे दे दे। हमें बताइए, यहाँ पर रेलवे का आप जिक्र कर रहे थे, कुछ वहां से पिक किया क्या आपने? तो रेलवे में एक ही अच्छा लग रहा है आज भी स्टॉक, वो है टीटागढ़ रेलवे। और मुझे लगता है कि जो क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रेलवे इंडस्ट्री में,
रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से, आई थिंक टीटानगर आपको होल्ड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये 650 का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप काफी बड़े लक्ष्य के लिए रख सकते हो। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं और मार्केट क्या कहता है, हम ट्रेडिंग सिर्फ पैसों के लिए कहते हैं। तो यहां स्टॉक पिकिंग क्या है? तो देखिए, जो हिंदी में बोलते हैं ना, पंडित जी कौन होता है? आप चाहे इंसान पैदा हो या चाहे मरो, आपको तो कमीशन मिलना ही मिलना है। तो ये सेक्टर है। आपको स्टॉक का जो प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री है इंडिया में, एनएसई, बीएसई, तो लिस्टेड कंपनी में खाली बीएसई आज के दिन, इसके लिए स्टॉक ने बहुत अच्छा किया और जो बाजार है यहाँ से मल्टीफोल्ड आगे चल के भी ग्रोथ होगा। तो बीएसई वैल्यूएशन वाइज काफी महंगा हो गया और ऊपर भी गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए जब तक एटलीस्ट एनएससी लिस्ट नहीं हो जाए। और याद रखिएगा, एनएससी सिर्फ बीएसई पे लिस्ट होगा, तो बीएसई की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखेगी। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, कमीशन तो बीएसई को आना ही आना। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के जमाने वाले शेयर कौन कौन से हैं, कहां नजर रखी जाए? बजाज फाइनेंस, हीरो मोटो, ऐसी कंपनीज आप लीजिए। और एक एक तरीके से अंग्रेजों के जमाने में आ रही है, वो जियो भी मैं ऐड कर दूंगा इधर। तो आई थिंक ये दोनों कंपनीज ऐसी है जो आपको यहाँ से भी एटलीस्ट 7 से लेके 10% की रैली इजीली दिखा सकता है, दोनों के दोनों स्टॉक्स। तो बजाज फाइनेंस एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए, और मुझे लगता है कि हीरो मोटो 500 के टारगेट के लिए। जब हीरो मोटो 2000 था तब भी मैंने शो पे बात की थी, और मुझे लगता है कि ये 5000 भी जा सकता है। क्या बात है। तो ये हैं अंग्रेजों के जमाने के शेयर, लक्ष्य और तमाम अवधि। यहां पर थोड़ा धैर्य का परिचय देना होगा। चल बसंती, चल धन्नो, सॉरी चल धन्नो, बसंती की इज्जत का सवाल है। तो बताइए, चल शेयर होल्डर्स की इज्जत का सवाल है, ऐसा कौन सा स्टॉक है? बहुत ही सुस्त मारा हुआ, मतलब घोड़े को कुछ ना कुछ चारा चाहिए और वो चारा मिल नहीं रहा है, वो है टीसीएस। आईटी इंडस्ट्री का जिक्र मैंने किया था कि मुझे आईटी इंडस्ट्री अच्छी लग रही है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा कम है यहाँ पे। और पिछले 6 महीने 1 साल में मतलब इन स्टॉक्स ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किए। दिग्गज कंपनी है टीसीएस, और मुझे लगता है कि कभी ना कभी इसको भी चारा मिलेगा। ऐसे न्यूज, स्टॉक्स का चारा न्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी होती है। और जैसे ही यूएस से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आपको देखने को मिले, टीसीएस चल सकता है। तो आई थिंक फेयर वैल्यू टीसीएस का 4-1 हजार रुपया होना चाहिए, और ये स्टॉक आगे चल के आपको ये रेंज में दिखा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। कितना सरकार रखी है हमारे ऊपर इनाम? इनाम पूरे 50,000। तो कोई है 50,000 स्टॉक? देखिए, ये 50,000 क्या, लोग मतलब लेने के लिए तैयार नहीं है। आयशर मोटर ले लो या फिर एमआरएफ ले लो, मतलब स्टॉक प्राइस देख के लोग भाग जाते हैं। और इसी का नतीजा है कि ये स्टॉक्स इतने स्टेबल भी है। मतलब जो होल्डिंग है, ये आलतू फालतू आदमी तो ले नहीं सकता है, इन सॉरी फॉर द वर्ड्स, लेकिन मतलब ये है कि जो कमजोर दिल वाला है वो तो ले नहीं सकता है। और इन शेयर्स को लेंगे जो स्ट्रॉन्ग हार्टेड इन्वेस्टर्स है। तो आप अगर एशियर मोटर और एमआरएफ लेते हो, मतलब जो लाख लाख 1.5 लाख रुपए के शेयर है, इनमें होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम रहते हैं, तो बिकवाली भी कभी भी कम आती है। आई थिंक बहुत अच्छा किया कंपनीज ने। और एशियन मोटर में एक और स्पेशलिटी ये है कि जो बुलेट है, हार्ली डेविडसन का कंपटीशन इंडिया में, लो ग्रेड कंपटीशन बोल दूं मैं तो यही है। और आज के दिन सब बच्चों के, इनफैक्ट मेरा लड़का मांग रहा है कि मुझे बुलेट चाहिए। तो सब बच्चों की एस्पिरेशन ये है कि एटलीस्ट एक बुलेट हाथ में रहे। चलिए, और इस डायलॉग को तो हम भूल ही नहीं सकते। सरदार, मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली भी खा। तो हमें बताइए कि इसमें जो ट्रेडर्स बोल रहे हैं वो ये कि लॉस बुक किया है, अब तो प्रॉफिट भी कमा। तो बताइए कि कहां पर नजर है इस हिसाब से? तो मुझे तो अच्छा ना, मतलब दिमाग में आ नहीं रहा है ऐसा स्टॉक, लेकिन हाँ। नहीं नहीं, शायद टेलीकॉम सेक्टर का अग्रणी प्लेयर आप शुरुआत में चर्चा भी कर रहे थे। कौन से सेक्टर का, सॉरी? टेलीकॉम, वोडाफोन आइडिया का जिक्र कर रहे थे आप। देखिए, आज न्यूज बेस्ड मैं देख रहा हूँ सुबह से कल, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो टेलीकॉम मिनिस्टर है, उन्होंने कमेंट भी किया था। और उन्होंने एक सही चीज बोली थी कि मार्केट में मोनोपोली या डुओपोली नहीं होना चाहिए, इसके लिए वोडाफोन आइडिया को आपको सपोर्ट करना ही करना है। उस चक्कर में स्टॉक 30 पैसा बढ़ा है, लेकिन 4-1% दिखा रहा है।
लॉस आपने बुक किया है तो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी कैपिटल लेके आप कब कमाओगे? कभी नहीं कमाने वाले। मैं तो यही बोलूंगा कि कभी नहीं कमाने वाले, और कंपनी को बचा के फाइनली ये सरकारी कंपनी बनने वाली है। तो टोटली अवॉइड रहेगा। जब जब ये ऊपर चढ़ता है, आई थिंक आपको बेचना ही अच्छा आइडिया होगा। खरीदो तो मत। मतलब बहुत सस्ता लगता है, अच्छी कंपनी दिखती है, लेकिन टोटली अवॉइड रहिए। ये तो बड़ी दिलचस्प चर्चा रही विवेक के साथ, और हमने ये जो फिल्मी कनेक्शन, ये जो शोले कनेक्शन है, उसमें हर तरह से कोशिश यही की कि हर डायलॉग के साथ और एक या एक से ज़्यादा स्टॉक आपके सामने रखें। थैंक यू सो मच विवेक, बड़ी दिलचस्प बातचीत रही, और इस तरह की इंटरेस्टिंग बातचीत में आगे भी हम आपका समय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास शो में अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये था आज का कमाई का शोले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया हो, कोई सुझाव हो, और आप किसी और तरीके से इस तरह के दिलचस्प शोज देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे इस वीडियो पर। हम उस तरह की भी चर्चाएं आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Presented by Canara Bank.